ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरीन। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों के साथ जो हम आपको इस बुलेटिन में विस्तार से दिखाने वाले हैं। वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्षी सांसदों ने मार्च निकाला। अखिलेश यादव बैरिकेड पर चढ़े तो राहुल प्रियंका को पुलिस ने लिया हिरासत में। विपक्ष और बीजेपी के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में मकबरे की जगह ठाकुर जी का मंदिर होने का दावा किया गया है। हिंदू संगठनों ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। तनाव बढ़ता देख अब भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती भी की गई है। मध्य प्रदेश में कई दिनों से खाद की किल्लत से जूझ रहे किसानों का गुस्सा फूटा। दमोह में खाद गोदाम में लूटपाट की गई, सुरक्षा बढ़ाई गई है। और देहरादून में भारी बारिश से हालात काफी बिगड़ गए हैं। कहीं पर मकान बह गया तो कहीं तेज धार में कार फंस गई। यूपी और बिहार में भी नदियों का जलस्तर बढ़ने से कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए नजर आए हैं। तो तमाम खबरों पर हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तराखंड के रामनगर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बस का ब्रेक फेल हो गया। इसके बाद बेकाबू बस वहां पर खड़े हुए लोगों को टक्कर मारते हुए बरसाती नाले में पहुंच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ब्रेक फेल होने से बस अनियंत्रित हुई, बारिश होने की वजह से लोग नाले के पास खड़े थे, जिन्हें बस रौंदते हुए नाले में चली गई। वहीं बस की टक्कर लगने से नाले के पास मौजूद 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जबकि बस पानी की धारा के बीच जाकर पत्थरों में अटक गई। इस बीच मौके पर पहुंचे स्थानीय लोगों ने हादसे में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया। इधर बारिश ने देहरादून में बड़ी तबाही मचाई है। वहां के माल देवता इलाके में सैलाब अपने साथ एक दुकान बहा कर ले गया। इलाके में लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद नदी का बहाव इतना तेज हो गया है कि उसके आगे किसी की नहीं चल रही। सैलाब अपने साथ एक दुकान को किस तरीके से बहा कर ले जा रहा है, तस्वीरें आपके सामने। कुछ देर पहले तक जो दुकान नदी के किनारे पर मौजूद थी, पलक झपकते उसका नामो निशान मिट गया। इसमें 5-6 दुकानें पहले भी थी, वो हमारे तो तस्वीरें आप देखिए जरा। देहरादून में पानी का बहाव कितना तेज है, अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जा रहा है। जो दुकानें किनारों पर बनी हुई हैं वो कैसे पानी के वेग के साथ बहती चली जा रही है। बर्बादी चारों तरफ देखने को मिली। 2022 में भी बाढ़ आई थी, बादल फटा था। और देहरादून में तमसा नदी इस वक्त अपने उफान पर है और नदी में पानी के तेज बहाव ने देहरादून शहर के लोगों को आज डरा कर रख दिया है। सैलाब के खतरे के बीच शहर के टपकेश्वर महादेव मंदिर पर खतरा इतना बढ़ गया है, आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं। भगवान हनुमान की मूर्ति नदी के पानी में डूबती हुई नजर आई। लगातार बारिश होने की वजह से नदी में पानी का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। तमसा नदी के रौद्र रूप से सबसे ज्यादा खतरा टपकेश्वर महादेव मंदिर पर ही दिखा, जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। तो शहर के अंदर तक पानी घुस चुका है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के पास आप देखिए जरा, ये सैलाब पानी का बहाव कितना तेज है। पूरा मंदिर परिसर पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। रौद्र रूप में है इस वक्त तमसा नदी अपने। देहरादून में तमसा नदी के तेज बहाव में कई मवेशी बहते दिखे। पानी के नीचे पैर चलाने की कोशिश कर रहे जानवर एकाएक आगे बढ़ते जा रहे थे। कुछ तो ऐसे भी थे जो बहते बहते बिजली के पोल से टकरा गए। पानी के आगे बेबस ये मवेशी काफी दूर तक बहते चले गए। देहरादून में इतनी बारिश हुई कि सड़कों में नदियों जैसा बहाव दिखने लगा। लोगों ने हमें बताया कि कई लोग इस पानी के अंदर बहे हैं, 2 पहिया वाहन बहे हैं। कई लोग डर के मारे अभी यही खड़े हैं क्योंकि लगातार देर रात से बारिश हो रही है। पानी की तेज धार के कब्जे में शहर के कई पौष इलाके थे, जहां कई 4 पहिया गाड़ियां पानी में फंसी हुई दिखाई दी। बात करेंगे तुर्की की, जहां रविवार की रात भयंकर भूकंप आया। धरती इतनी तेजी से कांपी कि दर्जनों इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जबकि कई घायल हो गए। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि गगनचुंबी इमारतें भी हिलने लगी। घरों के अंदर रखा सामान हिलने लगा। लोगों ने कंपन महसूस की तो वो डरे घबराए घरों से निकलकर इधर उधर भागने लगे। सड़कों पर भी लोगों की भीड़ जमा हो गई। कुछ लोग एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे, लेकिन जैसे ही भूकंप आया वो बाहर निकल आए। भूकंप के तेज झटकों की वजह से बलिकेसिर में दर्जनों बिल्डिंगें गिर गई। ढही हुई बिल्डिंग के मलबे में तो एक शख्स भी दब गया, जिसे बचाव कर्मियों ने बाहर निकाला। तुर्की के सिंदगी में एक मस्जिद को भी नुकसान पहुंचा और मस्जिद की मीनार गिर गई।
राहत बचाव दल ने कई लोगों को बचा लिया है, लेकिन बिल्डिंग के मलबे के बीच जिंदगी की तलाश अभी भी की जा रही है। कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में हाथी के साथ सेल्फी लेने की चाहत एक आदमी पर भारी पड़ गई। आजादी में खलल पड़ी तो गुस्साए हाथी ने उसे दौड़ा लिया। किस्मत से उसकी जान बच पाई। सेल्फी का मजा कैसे जिंदगी भर की सजा में बदल सकता है, उसका जीता जागता उदाहरण है तस्वीर। हाथी मस्त था, भोजन का आनंद ले रहा था, लेकिन असम से आए व्यक्ति ने हाथी के साथ सेल्फी लेने की सोची। बस यही सोच उसके लिए महंगी पड़ गई। हाथी ने उसको दौड़ा दिया। उसने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन भागते भागते वो गिर गया। इस दौरान लोगों की चीखें निकल गई, क्योंकि हाथी उस तक जो पहुंच गया था। हाथी ने नीचे गिरे व्यक्ति को लात मारी और वहां से चला गया। वो तो भला मानिए कि हाथी ने सिर्फ घायल किया, क्योंकि जिस तरह हाथी ने आक्रामक अंदाज में दौड़ लगाई थी, उसके बाद कुछ भी हो सकता था। ये घटना सबक है कि जानवरों की निजता का सम्मान होना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे को डे केयर में छोड़कर काम पर जाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा से जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली है। यहाँ पारस टिएरा सोसाइटी में मौजूद डे केयर का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें मासूम को खिला रही मेड उसे पीटती दिखी। मेड ने पहले बच्ची को प्लास्टिक की बेल्ट से मारा, फिर बच्ची रोने लगी तो कमरे में ही टहलने लगी, और इसके बाद तो मेड ने हैवानियत की हद पार कर दी। उसने बच्ची का सिर सीधे दीवार से टकरा दिया। इससे भी मेड का मन नहीं भरा तो मेड ने बच्ची को जमीन पर ही पटक दिया, जिससे 15 महीने की मासूम और जोर जोर से रोने लगी। लेकिन मेड को रहम नहीं आया। उसने मासूम को खिलौना गाड़ी पर बैठाया, फिर बच्ची की पीठ पर मारने लगी। मेड ने बच्ची को कई थप्पड़ भी मारे। हैरान करने वाली बात यह है कि डे केयर संचालक ने मेड को रोकने की कोशिश तक नहीं की। बच्ची के शरीर पर दांतों के काटने के भी निशान मिले हैं। 4 अगस्त को जब पेरेंट्स जो हैं वो बच्ची को रोते और बिलखते हुए देखते हैं तो वो परेशान होते हैं। आनन फानन में वो डॉक्टर के पास उसको ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टर्स ये बताते हैं कि उसके शरीर पर काटने का निशान है। इधर माता पिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मेड को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में उपद्रवियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं, इसकी गवाही देने वाली तस्वीरें सामने आई। जहां विवाद की सूचना पर पहुंची पुलिस को उपद्रवियों ने ही दौड़ा दिया। आगे आगे पुलिस की जीप, पीछे पीछे ग्रामीणों की भीड़। अक्सर उपद्रवियों को खदेड़ती पुलिस आपने देखी और सुनी होगी, लेकिन मथुरा में इसके विपरीत देखिए। हुआ यूं कि मथुरा के लोहवन गांव में किसी बात पर विवाद हो गया। पुलिस भी दल बल के साथ पहुंची, लेकिन यहां उसका ये दांव उल्टा पड़ गया। ग्रामीणों ने पुलिस को दौड़ा दिया। 2 जीप के साथ आई पुलिस बेरंग गांव छोड़कर भाग खड़ी हुई। उत्तर प्रदेश के इटावा में सास बहू का झगड़ा वायरल हो गया। एक वीडियो में बहू सास को मारती हुई दिखाई दी तो दूसरे वीडियो में सास बहू पर हाथ छोड़ती हुई दिखी। इस मामले में पुलिस के एक्शन पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से सास बहू का झगड़ा वायरल हो रहा है। इस तस्वीर में दोनों एक दूसरे के साथ झगड़ते हुए, यहां तक कि मारपीट करते हुए नजर आ रही हैं। और ये जो तस्वीर सामने आई है वो उत्तर प्रदेश के इटावा से सामने आई है। देखिए, आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। सास बहू किस तरह से एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ते हुए दिख रही है। और 2 तस्वीरें हैं जिसमें एक में बहू सास पर हाथ उठाती है और दूसरे में सास भी बहू के ऊपर हाथ छोड़ती दिखाई देती है। अब इस वीडियो की चर्चा इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत हो रही है। देखिए, वहां एक छोटा बच्चा भी मौजूद है और इसी बीच दोनों के बीच झगड़ा हो रहा है, जिसमें एक दूसरे पर हाथ उठाते हुए दोनों दिखाई दे रहे हैं। अब बहू की तरफ से इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज कराई गई है। दोनों ही पक्षों ने इसमें शिकायत दर्ज कराई है। अब पुलिस के एक्शन पर भी हालांकि इस पूरे मामले में सवाल खड़े हो रहे हैं।
तो वैसे तो देखिए ये एक घरेलू झगड़ा है, लेकिन घरेलू झगड़े में किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाते हुए मारपीट करते हुए घरेलू हिंसा की तस्वीरें जो हैं वो सामने दिख रही हैं और अब मामला पुलिस तक भी पहुंच चुका है। अब पुलिस इस दोनों पक्षों को सुनने के बाद इसमें तफ्तीश भी कर रही है। दोनों की तरफ से आरोप एक दूसरे पर लगाए भी गए हैं, चाहे सास हो चाहे बहू हो। सास यहाँ पर महिला की तरफ से अपनी सास और जेठ दोनों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरीके से वायरल हो रहा है उस पर कई तरीके की बातें भी हो रही हैं। सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर कौन गलत है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर हाथ छोड़ते हुए मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए दूसरी तस्वीर है जिसमें महिला बहू के बाल खींचती हुई दिखाई दे रही है। ये वही महिला है जिसमें पहली तस्वीर में ये देखिए पहले बहू बाल खींचते हुए, हाथ चलाते हुए, थप्पड़ों से मारते हुए अपनी सास को दिख रही है। लेकिन जब आप दूसरा पहलू देखते हैं तो उसमें दूसरी तस्वीर में यह भी दिखता है कि कैसे बहू के ऊपर भी यहाँ अत्याचार हुआ है। तो अब सवाल बड़ा कि आखिर कौन सच्चा कौन झूठा है। इस मामले में पुलिस अब देखना होगा किस तरीके से एक्शन लेती है, क्योंकि दोनों ही तरफ से एक दूसरे पर थप्पड़ों की बरसात इन अलग अलग वीडियोज में की गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने वाले युवक रोहित द्विवेदी को ये चेक आशीष तिवारी नाम के शख्स ने दिया। साथ ही जूता मारने पर 21 लाख रुपए देने का ऐलान भी कर डाला। भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने का मैं वचन देता हूँ। हालांकि रोहित द्विवेदी को दिए गए चेक पर अब ओवरराइटिंग की बात सामने आ रही है, जिससे चेक का भुगतान नहीं हो पा रहा। बता दें कि रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को उस वक्त थप्पड़ मारा था जब वो एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे थे। हालांकि जैसे ही रोहित द्विवेदी ने स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारा, समर्थकों ने पकड़कर रोहित द्विवेदी की पिटाई कर दी, फिर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल थप्पड़ कांड का मामला कोर्ट में है। देखिए उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में एक धार्मिक स्थल को लेकर घंटों तक जमकर हंगामा होता रहा। हिंदू संगठनों के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फतेहपुर के एक मकबरे को मंदिर बताकर उस पर भगवा झंडा फहरा दिया और मकबरा परिसर में जमकर प्रदर्शन भी किया गया। प्रदर्शनकारी सैकड़ों की संख्या में थे, हाथ में भगवा झंडा लेकर नारेबाजी करते हुए मकबरे की ओर जा रहे थे। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि एक धक्के में बैरिकेडिंग टूट गई। प्रदर्शनकारी पुलिस वालों को धक्का देते हुए आगे बढ़ गए। इस धक्का मुक्की में कुछ पुलिस वाले जमीन पर गिर गए, लेकिन प्रदर्शनकारी आगे बढ़ते रहे। भीड़ के आगे पुलिस वाले लाचार दिखे, क्योंकि प्रदर्शनकारियों को रोकने की हर कोशिश बेकार साबित हो रही थी। फतेहपुर में अफरा तफरी का माहौल हो गया था, क्योंकि प्रदर्शनकारी काफी उग्र हो गए थे। भीड़ के आगे सैकड़ों पुलिस वालों की एक ना चली और वो बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए मकबरे की ओर बढ़ गए। जिस मकबरे को लेकर विवाद है वो फतेहपुर जिले के आबू नगर में मौजूद है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ये मकबरा नवाब अब्दुल समद का है और ये 200 साल पुराना है, जबकि हिंदू संगठनों का दावा यह है कि पहले यहाँ पर मंदिर था और मंदिर तोड़कर फिर मकबरा बनाया गया है। हिंदू संगठन चाहते हैं कि यहाँ पूजा पाठ हो, इसीलिए विवादित स्थल पर पूजा करने का ऐलान किया था और उसी ऐलान के बाद बड़ी संख्या में हिंदू संगठन मकबरे में पूजा करने पहुंच गए। पुलिस के रोकने पर भी नहीं रुके और प्रदर्शनकारियों का झुंड मकबरे की ओर बढ़ गया। वहां भी पुलिस तैनात थी, लेकिन हंगामा करने वालों को रोकने में नाकाम रही और देखते ही देखते वे मकबरे के चबूतरे पर भगवा झंडा लेकर चढ़ गए। प्रदर्शनकारी यही नहीं रुके, मकबरे के अंदर तक भगवा झंडा लेकर घुस गए। ब्लैक शर्ट पहने एक युवक मकबरे के बाहर खड़ा होकर भगवा झंडा लहराते दिखे। मौके की नजाकत को देखते हुए पुलिस तुरंत प्रदर्शनकारियों को मकबरे से हटाने में जुट गई। एक एक को पकड़कर मकबरे से नीचे उतारा और पूरे इलाके को घेर लिया, लेकिन इसी बीच दोनों पक्षों में पत्थरबाजी होने लगी। ईंट पत्थर चलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस वालों ने दौड़कर यहां पर भी बीच बचाव किया और माहौल को बिगड़ने नहीं दिया। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। चीन की राजधानी बीजिंग के थियानमेन चौक पर सैकड़ों सैनिकों का दस्ता मार्च करता दिखा।
चीन हर साल 3 सितंबर को दूसरे विश्व युद्ध में जापान पर विजय का जश्न मनाता है। विजय दिवस की तैयारियों को परखने के लिए परेड की पहली रिहर्सल की गई, जिसमें सेना के दस्ते तियानमेन चौक पर कदमताल करते दिखाई दिए। इस बार चीन जापान पर विजय की 80वीं सालगिरह मना रहा है, जिसे यादगार बनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। इस परेड रिहर्सल में चीन की सभी सेनाओं और सुरक्षा बलों के 22,000 से अधिक जवानों ने हिस्सा लिया। 3 सितंबर को विजय दिवस के मौके पर यहां भव्य आयोजन होगा, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। देखिए, बरसात का सीजन और नदियों में पानी का लेवल काफी बढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कई मंदिर और धर्मशालाएं गंगा नदी में इस वक्त समा गए हैं। पानी का बहाव तेज होते ही नदी के किनारे की मिट्टी कमजोर हो गई है। इसके बाद देखते ही देखते ये मंदिर पानी में समाता चला गया। जय हो, जय हो, जय हो गंगे मैया की जय हो। नदी ने मंदिर के नीचे की मिट्टी को खोखला किया। इसके बाद पहले तो दरारें देखी गई, अगले ही पल लोगों ने मां गंगा के जयकारों के साथ मंदिर को अलविदा कहा। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो गंगे मैया की जय हो। बुलंदशहर के आहार में घाट किनारे बने कई मंदिर और धर्मशालाएं इसी तरह टूटकर नदी में समाते गए। झारखंड में भी बारिश की वजह से पहाड़ कमजोर हो गए, जिसके बाद भूस्खलन की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। आपको दिखाते हैं। हजारीबाग में लगातार बारिश के बाद मुफस्सिल नाम के इस इलाके में पहाड़ गिर गया और इस लाइव वीडियो में पहाड़ का बड़ा सा हिस्सा नीचे गिरता हुआ साफ दिखा। यहाँ पहाड़ से निकलकर मिट्टी और पत्थर एक झटके में जमीन पर आ गए। तो बारिश के बाद यहाँ भूस्खलन हुआ है। झारखंड के हजारीबाग की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा जब नीचे गिरा तो चारों तरफ धूल और धुएं का गुबार साफ दिखाई दिया। वोट चोरी के आरोप पर आज दिल्ली में जबरदस्त सियासी दंगल देखने को मिला। राहुल गांधी के नेतृत्व में करीब 300 विपक्षी सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक मार्च निकालने की कोशिश की, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मार्च की इजाजत नहीं दी थी। लिहाजा थोड़ी दूर चलने के बाद ही सभी सांसदों को बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ वो पूरे देश ने देखा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पुलिस की बैरिकेडिंग को ही फांद गए और आगे बढ़ने पर जब पुलिस ने रोका तो धरने पर बैठ गए। हम जनता का वोट बचाने के लिए कूद रहे हैं। चुनाव आयोग उन पे कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने वाले राहुल गांधी भी पूरे जोश में नजर आए। तो वहीं प्रियंका गांधी भी प्रदर्शन में शामिल हुई और नारेबाजी करती थी। गिरफ्तारी ले पिकनिक में थोड़ी जा रहे हैं, डरे हुए हैं, कायर हैं। विपक्ष कह रहा है कि एक तरफ जहां लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की गई, तो बिहार में एसआईआर के जरिए लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। करीब 1 घंटे तक संसद भवन के पास विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारी सांसदों को हिरासत में ले लिया। चुनाव आयोग चाहता था कि सिर्फ 30 सांसद ही मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन करीब 300 सांसद चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचना चाहते थे। प्रियंका गांधी को हिरासत में लेकर जब पुलिस की बस में बैठाया गया तो यहाँ भी वो नारेबाजी करती हुई दिखाई दी। हिरासत में लिए जाने के बाद राहुल गांधी ने भी सरकार पर सियासी हमला बोला। रियलिटी है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, 1 मैन 1 वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। हिरासत में लिए जाने के बाद सभी विपक्षी सांसदों को पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां से कुछ देर बाद सभी को छोड़ दिया गया। ये तस्वीरें राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए सभी सांसदों का दिल से धन्यवाद किया।
वोट चोरी के आरोपों के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट होकर सरकार के खिलाफ खड़े हुए थे। दोनों सदनों के सांसदों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। वहीं इसी दौरान 2 महिला सांसद बेहोश हो गई। प्रदर्शन करते करते टीएमसी की महिला सांसद मिताली बाग अचानक बेहोश हो गई। साथ ही सांसदों ने उन्हें कंधा देकर संभाला, लेकिन वो अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं रह पाई। टीएमसी के सांसद के बेहोश होने की खबर राहुल गांधी को मिली तो वो भी मिताली बाग के पास पहुंच गए। कुछ सेकंड बाद राहुल खुद टीएमसी की सांसद को गाड़ी तक लेकर गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इसी तरह राजस्थान के भरतपुर से कांग्रेस की सांसद संजना जाटव भी प्रोटेस्ट के दौरान बेहोश हो गई, जिन्हें आरएमएल अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेहोश होने से पहले संजना यादव बैरिकेड पर बैठकर नारेबाजी करते हुए दिखाई दी थी। देखिए, वोट चोरी का आरोप लगा रहे विपक्ष पर बीजेपी नेताओं की तरफ से भी पलटवार हुआ है। बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि जब चुनाव आयोग ने 30 सांसदों को मिलने का वक्त दिया था तो फिर 300 सांसदों को ले जाने की जरूरत क्या थी। बीजेपी नेताओं का सीधा आरोप है कि राहुल गांधी जवाब देने से बच रहे हैं। चर्चा करने के लिए तो बुलाया था इलेक्शन कमीशन ने, तो क्यों नहीं गए इलेक्शन कमीशन के पास चर्चा करने। भाग तो राहुल गांधी रहे और राहुल गांधी जवाब दे वो क्यों भाग रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि डर चुनाव आयोग और बीजेपी नेताओं के दिल में बैठ गया है। इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं, 300 एमपी नहीं आ सकते हैं क्योंकि डरते हैं। ये जो लड़ाई है अब ये राजनीतिक लड़ाई से आगे निकल गई है। देश का जो आत्मा है उसके लिए लड़ाई हो रही है। वहीं शपथ पत्र के सवाल पर राहुल ने कहा कि जो डेटा उन्होंने दिखाया वो उनका नहीं बल्कि चुनाव आयोग का ही है और शपथ पत्र की बात इस वजह से की जा रही है ताकि मुद्दों को भटकाया जा सके। मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन पर लिफ्ट खराब होने की वजह से 8 यात्रियों की हालत खराब हो गई। लिफ्ट बंद होने से 22 यात्री फंस गए थे, लेकिन 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। मेरठ साउथ रैपिड स्टेशन की लिफ्ट अचानक बंद हुई तो लोगों ने चिल्लाकर मदद मांगी। आधा एक घंटे से मेट्रो में फंसे हुए हैं और कोई लापरवाही की जा रही है। चीखने चिल्लाने पर भी जब कोई लिफ्ट खोलने के लिए नहीं आया तो यात्रियों ने सीसीटीवी कैमरे की तरफ इशारा किया, लेकिन तब भी कोई सहायता नहीं मिली। ना कैमरे चल रहे, ना पंखा चल रहा, ना कोई ऑक्सीजन फैसिलिटी है। बच्चे देखो, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देखिए, ये मेरठ साउथ का मेट्रो स्टेशन है। मेट्रो में फंसे हुए हैं। ना कंट्रोल रूम का नंबर काम आया, ना ही सीसीटीवी। करीब 1 घंटे तक यात्री लिफ्ट में फंसे रहे। लापरवाही की जा रही है। 1 घंटा हो गया, हमें सबके सब चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहा है, बच्चे चक्कर काटे गिर गए। भीषण गर्मी के कारण तो 8 यात्रियों का दम घुटने लगा। जब लिफ्ट में फंसे हुए यात्रियों को कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो यात्रियों ने 112 नंबर पर कॉल किया और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद तुरंत पुलिस वहां पहुंची और एम्बुलेंस को भी बुलाया गया। करीब 1 घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से कई महिलाओं और बच्चों की हालत खराब हो गई। ये बच्ची तो बार बार बेहोश हो रही थी, जिसे पुलिस कर्मियों ने पानी पिलाया और पंखा चलाकर उसे गर्मी से राहत दी। लिफ्ट में फंसे रहने की वजह से दिल्ली के कैलाशपुरी निवासी संजीव कुशवाहा बेहोश हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस से तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर गोरखपुर से सांसद रवि किशन की चुटकी लिया करते हैं। एक कार्यक्रम में जब दक्षिणा की बात उठी तो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रवि किशन तो वोट के लिए दक्षिणा देते हैं। मौका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रेक्षागृह के शिलान्यास का था। सीएम योगी नींव की ईंट रख रहे थे, रवि किशन पास बैठे हुए थे। तभी पंडित जी से बातचीत के बीच सीएम योगी ने रवि किशन की चुटकी ले ली। इतनी महंगी फिल्म छोड़ के आपका जो है नुकसान कर दिए। नहीं, आने जाने में इनका फिल्म छोड़ के आ रहा है। वोट खरीदने के लिए देते हैं। कुछ दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने रवि किशन के गोरखपुर स्थित आवास पर मजाक करते हुए कहा था कि उन्होंने नाले के ऊपर मकान बना लिया है। ऐसे रामगढ़ ताल में रवि किशन ने नाले के ऊपर घर बनाया हुआ है और इसीलिए हम लोगों ने पहले ही एक व्यवस्था बनाई कि भाई देखो नाले के ऊपर मत बनाओ, ये देर सवेर नहीं जनता को असुविधा होगी तो परेशानी होगी, तो इसीलिए हमने उनको कहा कि भाई देखो नाले से थोड़ा हट करके बनाना है जिससे जल निकासी प्रॉपर हो सके। योगी और रवि किशन का ये हंसी ठट्टा बहुत पुराना है। जब भी मौका मिलता है योगी आदित्यनाथ सार्वजनिक मंच से रवि किशन की टांग खींचने से चूकते नहीं हैं।
इधर धराली में 7वें दिन भी मलबे के नीचे जिंदगी की तलाश हुई। आज भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना के जवान जमीन के नीचे जिंदा या मुर्दा लोगों की तलाश में जुटे रहे। बड़ी बड़ी मशीनों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अलग अलग जोन बांटकर रेस्क्यू टीमें मलबे की खुदाई करती रही। बुलडोजर और क्रेन्स के साथ हाथों से भी खुदाई जारी है। देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम यहां पर मलबे और पत्थरों के नीचे दबे हुए लोगों की तलाश कर रही है। इलाका बड़ा है, लिहाजा सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने अपना अलग क्षेत्र चुनकर उसी जगह पर फोकस किया हुआ है। आप देख सकते हैं ठीक सामने सेना के जवान हैं और सेना के जवान अपने सेक्टर में पत्थरों को हटा रहे हैं, मलबे को हटा रहे हैं। आपदा में धराली गांव के 108 परिवारों के मकान और साथ में कुछ होटल्स नीचे दबे हैं। सरकार की तरफ से तय वक्त में रेस्क्यू पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। अगर आपको ये लग रहा है कि धराली में मलबा हटाने भर से नीचे दबे हुए लोग मिल जाएंगे, तो यहाँ आप गलत हैं। वहाँ की जमीन रेस्क्यू के लिए बेहद कठिन है। पहाड़ से आने वाला पानी अभी भी मलबे के नीचे जा रहा है, जिससे रेस्क्यू में इस वक्त काफी दिक्कतें आ रही हैं। और उसी पानी की वजह से कहीं कहीं पर जमीन कमजोर हुई, जिसकी वजह से रेस्क्यू में लगी मशीनें तक धंस गई। जिस तरीके से ये मशीन फंसी है, लगभग 24 घंटे का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक ये मशीन बाहर नहीं निकल पाई है। धराली में जगह जगह धंस रही यही मिट्टी रेस्क्यू टीम के लिए बड़ी मुसीबत बनी। एक तो इसका विजुअल पार्ट है जो आप देख पा रहे हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर डेब्री है, इसके नीचे भी कई जगह इसका फ्लो है, जिसके कारण जो यहाँ पर सरफेस है वो बड़ा अनस्टेबल है। हालांकि रेस्क्यू की एक मुश्किल फिलहाल कम हो गई है। धराली तक जाने वाले रास्ते में गंगनानी के पास जिस पुल की वजह से रास्ता बंद हुआ था, वो अब चालू हो गया है। धराली में 50 से ज्यादा लोग तो लापता हैं ही, लेकिन जो बचे हैं उनकी जिंदगी अगले कुछ दिन सही से कट जाए, इस पर भी रेस्क्यू टीमों ने ध्यान दिया। और उन्होंने धराली गांव के लोगों को राहत के सामान बांटे। जो घर मलबे में बच गए, वहां गांव के लोगों को जमा कर रेस्क्यू टीम ने पहनने के लिए कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल, बर्तन, साबुन, तेल, राशन, हर वो चीज बांटी जिसकी इस वक्त उन्हें फौरी तौर पर आवश्यकता है। इसके साथ ही पीड़ितों को 5000 की मदद भी दी गई थी, जिस पर लोग नाराज हुए थे। हालांकि प्रशासन का कहना था कि असली मुआवजा नुकसान के आकलन के बाद मिलेगा। ये पैसे उससे अलग थे। पैसों और खाने पीने की मदद के साथ इलाके में सड़क बनाने का काम भी तेजी से जारी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, रूस यूक्रेन जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 15 अगस्त को रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिलेंगे, लेकिन इस बैठक के ऐलान के बाद भी जंग जारी है। राष्ट्रपति पुतिन के तेवर बरकरार हैं और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। रूस ने इस बार यूक्रेन के रेल हब पर हमला किया है। ये देखिए, रूस ने हमला किया तो जोरदार धमाका हुआ और पलक झपकते ही पूरी बिल्डिंग आग का गोला बन गई। इसके बाद वहां काले धुएं का गुबार फैल गया, जो कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। रूस ने यूक्रेनी सेना के ड्रोन गोदाम को भी मिसाइल अटैक कर नष्ट कर दिया। वीडियो जारी करते हुए रूस ने कहा कि उसने डॉनबास में यूक्रेनी सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती को रोकने के लिए ये हमले किए हैं और रूस आगे भी ऐसे हमले जारी रखेगा। श्रीनगर में पुलिस कॉलोनी के अंदर बनी मस्जिद में आग लग गई। आग से मस्जिद को तो बचा लिया गया, लेकिन उसका गुंबद पूरी तरह से बर्बाद हो गया। जलते हुए गुंबद से आग की खतरनाक लपटें और धुएं को देखा जा सकता था। पुलिस कॉलोनी में बनी मस्जिद में आग लगने से कई पुलिसकर्मियों के परिवार वाले खतरे में आ गए। हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया। आग से मस्जिद तो बच गई, लेकिन गुंबद खाक हो गया। इधर रूस में सैलाब ने एक बार फिर से तबाही मचाई। रूस के दक्षिणी इलाके में सैलाब ने कई महंगी गाड़ियों को बेबस कर दिया। हालात ऐसे खराब हुए कि गाड़ियां एक के ऊपर एक चढ़ती चली गईं। इस खतरनाक सैलाब ने गाड़ियों को रिवर्स गियर में डाल दिया। रूस के दागिस्तान की इस तस्वीर में एक साथ कई कारों का हाल बेहाल दिखा। पानी के तेज बहाव के बीच गाड़ियां फंस गईं। उनके मालिक किसी तरह हाथों के जोर से उन्हें निकालते दिखे। डूबती कारों के ऊपर दिख रहे ये वो लोग हैं जो वहां रहकर किसी तरह खुद की जान बचा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में सिलेंडर ब्लास्ट होने से हड़कंप मच गया।
सिलेंडर जहां फटा वो बेहद व्यस्त इलाका है। रात की बात हालांकि ये रही कि इस ब्लास्ट की चपेट में कोई आया नहीं। बीच सड़क ऐसे हुआ धमाका। यह है द्वारका के सेक्टर 21 मेट्रो स्टेशन के बाहर की तस्वीर। ये छोटा सा वीडियो बताने के लिए काफी है कि धमाके से इलाके में डर का कैसा माहौल बन गया। मेट्रो स्टेशन के बाहर रेहड़ी पर खाना बेचने वाले का सिलेंडर फटा। इस वीडियो को कार से एक महिला ने बनाया। ठेले में लगी है। बोलो तो भारी उतरी भाई। महिला ने बस इतना कहा कि आग ठेले में लगी है और तभी जोरदार धमाका हुआ। डर से कार और मोबाइल डिसबैलेंस हो गए। धमाके से पहले सड़क पर कुछ लोग कार सवारों को साइड से गुजरने की सलाह देते हुए दिखाई दिए। बोलो तो भारी उतरी भाई। बिहार की राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों का आतंक सिर चढ़कर बोल रहा है। जहां पर ज्वेलरी शॉप कर्मी नोटों से भरा हुआ बैग बैंक लेकर जा रहा था, तभी पिस्टल से लैस अधिकारियों ने उन पर धावा बोल दिया। सीसीटीवी में दिखा कि बदमाशों ने बैग छीनने की पूरी कोशिश की। जिस बैग को लूटने की कोशिश हुई उसमें 1-2 लाख नहीं बल्कि कुल 18 लाख रुपए थे। लेकिन जिस पिस्टल के साथ बदमाश 18 लाख रुपए लूटने आए थे उसे ज्वेलरी शॉप कर्मी ने अपने हाथों में ही दबोच लिया। इस छीना झपटी के दौरान 1 राउंड गोली भी चली, लेकिन गनीमत रही कि वो किसी को लगी नहीं। और आखिरकार शोरूम कर्मी ने लुटेरों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। मामला पटना के बेहद पौष इलाके बोरिंग रोड का है। ऊपर से ये बैंक ऑफ बड़ौदा का परिसर है। घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। परिसर के बाहर लगे सीसीटीवी में दिखा कि लुटेरे बाइक से लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे थे। आपको बता दें कि कल्याण ज्वेलर्स शोरूम से कर्मी 18 लाख रुपए जमा करने बैंक ऑफ बड़ौदा की इस ब्रांच पर आया था। मध्य प्रदेश के किसान इन दिनों खाद के लिए तरस रहे हैं। कोई ऐसा जिला नहीं जहां आसानी से खाद मिल जाए। अब दमोह से खाद की लूट का वीडियो सामने आया। तेंदुखेड़ा के खाद वितरण केंद्र पर किसानों की भारी भीड़ जमा थी। दरवाजा खुलने का इंतजार हो रहा था। लोग लाइन लगाकर खड़े थे। तभी खाद की बोरियों से लदा ट्रक यहां पहुंचा और जैसे ही बोरियां अंदर ले जाने की कोशिश हुई, खाद की लूट मच गई। किसान खुद ही ट्रक से बोरी खींचने लगे और उसे लेकर भागने की कोशिश करने लगे। हालांकि कुछ ही देर में पुलिस वाले यहां पहुंच गए और खाद की बोरी लूट रहे किसानों को वहां से भगा दिया। दमोह के किसान पिछले कई दिन से खाद को लेकर परेशान हैं। मामला सरकार तक भी पहुंचा, लेकिन खाद की आपूर्ति सही तरीके से नहीं हो पा रही है। उत्तर पश्चिमी स्पेन के जंगलों में लगी भीषण आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। जंगल में धधकती आग पर काबू पाने के लिए अब तक किए गए सारे इंतजाम नाकाफी साबित हुए हैं। यही वजह है कि जंगलों में लगी आग अब तेजी से रिहायशी इलाकों तक पहुंचने लगी है। जलते जंगल के वीडियो इतने डरावने हैं कि जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये आग सब कुछ भस्म कर देगी। आग की लाल लपटें और उनसे उड़ता धुआं मीलों दूर से ही दिखाई दे रहा है। आग की चपेट में आकर अब तक हजारों एकड़ जंगल राख हो चुके हैं। जिन रिहायशी इलाकों तक आग पहुंच गई है उनको खाली करवा लिया गया है। हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई हाईवे भी जंगल की आग की चपेट में आ गए हैं, जिसे देखते हुए उन पर आवाजाही बंद कर दी गई। आग पर काबू पाने के लिए छोटे विमानों से केमिकल का छिड़काव किया जा रहा है। दमकल कर्मियों के साथ साथ आग बुझाने के काम में सेना की भी मदद ली जा रही है। आजादी के जश्न से पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में तिरंगा रैली निकाली गई। घाटी में इस रैली को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। ये यात्रा बेहद खास थी क्योंकि इसमें नया रिकॉर्ड बना है। 2.5 किलोमीटर लंबा तिरंगा। घाटी में हुई इस रैली का ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा। ये रैली हर घर तिरंगा अभियान के हिस्से के रूप में आयोजित की गई और इस यात्रा में करीब 8,000 लोग शामिल हुए। आजादी के गीतों के बीच सभी तिरंगा हाथ में लेकर लंबी कतार में चल रहे थे। स्कूल के छात्रों और बुजुर्गों समेत हर वर्ग के लोग इस मेगा रैली का हिस्सा रहे। सेना और पुलिस के जवान भी तिरंगा हाथ में लिए शान बढ़ाते दिखे। इस दौरान 2.5 किलोमीटर लंबा झंडा एक साथ लेकर चलने का रिकॉर्ड भी बना। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट की बीती रात चेन्नई में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी।
विमान ने तिरुवनंतपुरम से रात करीब 8 बजे उड़ान भरी और रास्ते में तकनीकी कारणों और खराब मौसम के चलते पायलट ने विमान को चेन्नई की तरफ मोड़ दिया। एयर इंडिया के विमान में करीब 100 यात्री उस वक्त सवार थे, जिसमें कुछ नेता भी थे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत 5 सांसद इसी फ्लाइट से दिल्ली आ रहे थे। केसी वेणुगोपाल के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान रनवे पर एक और विमान मौजूद था, जिस वजह से पायलट ने विमान को फिर से हवा में उठा लिया। एयर इंडिया ने तकनीकी गड़बड़ी और खराब मौसम की वजह तो मानी है, लेकिन रनवे पर किसी दूसरे विमान के मौजूद होने की बात से इनकार किया है। केसी वेणुगोपाल ने बताया कि विमान एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि समर्थन के लिए आभारी हूं, पीएम मोदी को हमले की जानकारी दी। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण बातचीत, इस वक्त की बड़ी खबर। दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत हुई है। मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ज़ेलेंस्की ने बात की है और समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया और कहा कि इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। साथ ही हमले की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज़ेलेंस्की ने दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों देशों के बीच ये बातचीत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है ज़ेलेंस्की ने और मौजूदा स्थिति को लेकर जानकारी दी, साथ ही समर्थन के लिए आभार भी व्यक्त किया। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में बड़ा युद्धाभ्यास किया है। थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित स्पेशल फोर्सेस भी इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में बड़ा युद्धाभ्यास किया। थल सेना, वायुसेना और नौसेना सहित स्पेशल फोर्सेस को भी इस एक्सरसाइज में शामिल किया गया। हेलीकॉप्टर से एक बाद एक सेना के जवान पानी में कूदे। काफी दूर तक ये जवान तेज बहाव में तैरते दिखे और फिर बोट से इनके साथ ही रेस्क्यू के लिए पहुंच गए। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के फर्रक्का बैराज पर हुआ ये युद्धाभ्यास त्रिशक्ति कोर की तैयारियों को दिखाता है, जो किसी भी आपदा स्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जल, थल और नभ में राहत और बचाव के लिए सेना की त्रिशक्ति कोर काफी महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल के सुखना में इसका हेडक्वार्टर है। त्रिशक्ति कोर का मुख्य काम उत्तरी बंगाल और सिक्किम क्षेत्र में सुरक्षा करना है। अमेरिका की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टेस्ला इन दिनों भारत में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई के बाद अब देश की राजधानी में भी फर्राटा भरने के लिए टेस्ला की गाड़ियां तैयार हैं। इन चमचमाती कारों के साथ टेस्ला ने दिल्ली में एंट्री मारी। इसका नया शोरूम इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एरो सिटी के वर्ल्ड मार्क 3 में खुला है। यहाँ पहुंचकर आप टेस्ला की कार की टेस्ट ड्राइव का मजा ले सकते हैं। टेस्ला की कार की खासियत ये है कि 295 हॉर्स पावर वाली है, जो सिर्फ 5.5 सेकंड के भीतर 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने लगेगी। कार की टॉप स्पीड 201 किलोमीटर प्रति घंटे की है। फुल चार्ज होने पर गाड़ी 500 किलोमीटर तक चल सकती है। टेस्ला मॉडल Y 2 वेरिएंट में है, रियर व्हील ड्राइव और लॉन्ग रेंज रियर व्हील ड्राइव। दिल्ली में 59,89,000 से इसकी शुरुआत होती है। ये एक्स शोरूम कीमत है। कलर और इंटीरियर के हिसाब से कीमत बदलती है। ये कार 6 रंग और 2 इंटीरियर ऑप्शन में आ रही है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। तब तक के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।